नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश। सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल महीने में 1526 में हुआ था और यहाँ पे पहली बार कोई लड़ाई लड़ी गई थी। और इस लड़ाई के बाद पानीपत में दो निर्णायक और युद्ध हुए, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं प्रथम पानीपत युद्ध के बारे में। तो जो पहली बार पानीपत की लड़ाई हुई थी वो जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इसके बाद भारत पे, दिल्ली सल्तनत पे मुग़ल सल्तनत की नींव रखी गई थी। दोस्तों, जो बाबर था वो तुमुरिद का शासक था, कब्रिस्तान के तुमरिद का शासक। और वो भारत में लोदी के ही जो दरबारी लोग थे उनके कहने पे भारत में आक्रमण करने आया था, लोदी पे आक्रमण करने आया था। और जो बाबर था उसकी सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे और बाबर के पास 20 से 25 तोपें थी। दूसरी तरफ जो लोदी था उसके पास 30 से 40,000 सैनिक थे और कम से कम 1,000 हाथी थे। सैन्य बल के हिसाब से देखा जाए तो लोदी का पलड़ा काफ़ी भारी था। लोदी की सैन्य ताकत ज़्यादा होने के बावजूद भी बाबर ने युद्ध जीता। और बाबर के युद्ध जीतने के पीछे बहुत सारी वजहें थी। उनमें से मुख्य वजह थी कि बाबर के पास तोप थी, अग्नि-अस्त्र थे, जिनका प्रयोग पहली बार हो रहा था। दूसरी बात ये थी कि बाबर के पास एशिया के सर्वश्रेष्ठ धनुष और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। कहा जाता है, जो काफ़ी सारी एजेंसियों ने टेस्ट किया है, जर्मनी की एक एजेंसी ने उन धनुषों को टेस्ट किया है, तो वो जो आज के बुलेट प्रूफ जैकेट हैं उनसे निकलने वाला तीर उनको भी आसानी से भेद देता है। वो जो स्टील की परत पे उनका जब टेस्ट हुआ तो उसमें भी उन्होंने स्टील की परत को बड़ी आसानी से भेद दिया था। उनकी स्पीड भी बहुत ज़बरदस्त थी। और दूसरी बात ये थी कि वो जो तीरंदाज थे वो बहुत बहुत प्रशिक्षित थे। एक अन्य कारण और ये था कि बाबर खुद अपने आप में एक कुशल योद्धा था, एक रणनीतिकार व्यक्ति था। और दूसरी तरफ जो लोदी था वो सिर्फ राजकाज में उलझा हुआ आदमी था, क्योंकि उसको जो राजकाज मिला था वो उसके पैतृक संपत्ति के तौर पे मिला था। दूसरी तरफ बाबर ने अपने संघर्ष के बलबूते सब कुछ खड़ा कर रहा था, तो वहाँ से अफगानिस्तान से भारत की तरफ बढ़ रहा था। और एक और चीज़ थी कि जो लोदी के लोग थे, लोदी के अपने ही दरबार के लोग, अपने ही राज्य के लोग लोदी को सत्ता से हटाना चाहते थे। और उन लोगों ने बाबर को पूरी रणनीतियाँ बताई, बाबर को वहाँ की सेना की सारी लोकेशन, व्यवस्था, सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ दी। और इस तरह से बाबर का पलड़ा भारी होते गया। जबकि देखिए, बाबर के पास 15,000 सैनिक हैं और लोदी के पास 30,000 से 40,000 सैनिक थे, 2 गुने से भी ज़्यादा। तो कोई भी सामान्य व्यक्ति ये देख के ही घबरा के भाग जाए कि ये जो दिख रहा है ये पहले से ही हारने जैसा दिख रहा था। लेकिन बाबर ने युद्ध किया और बाबर की युद्ध जो कला थी उसमें भी बहुत काफ़ी मतलब इम्प्रूव्ड, काफ़ी मॉडर्न टाइप की कला थी उस ज़माने के हिसाब से। तो देखें बाबर की जो कला थी, तो बाबर ने इसमें तुलुगमा और अरबा नाम की युद्ध रणनीति का प्रयोग किया था। जो तुलुगमा नीति थी उसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों में दाहिने बाएं और मध्य भागों में विभाजित करना। दाहिने और बाएं भाग को आगे बढ़ने, जबकि बीच वाली टुकड़ी को थोड़ा पीछे रहने का निर्देश दिया जाता था। इसमें दुश्मनों को चारों तरफ घेरने में आसानी होती थी। तो ये बाबर की युद्ध रणनीति की जो पहली युद्ध रणनीति थी वो थी तुलगमा। और दूसरी थी अरबा युद्ध रणनीति। तो इसमें जो केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन था उसके आगे बैलगाड़ियों को अरबा कहा जाता था, वो रखी जाती थी। और उन बैलगाड़ियों के पीछे तोपें रखी जाती थी जो छुपी हुई होती थी। तो इससे सामने वाली सेना को पता नहीं चलता था कि इनकी तोपें कहाँ पे हैं। तो इस तरह से बाबर ने जो ये युद्ध नीतियाँ अपनाई, इससे भी बाबर को बहुत फायदा मिला था। जब युद्ध हो रहा होता है तो जब धीरे धीरे बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना पे भारी पड़ती जाती है और उसी बीच में बाबर के किसी सैनिक ने इब्राहिम लोदी को घायल किया और वहाँ पे धीरे धीरे इब्राहिम लोदी की सेना हारने लग गई और इब्राहिम लोदी वहीं युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। जबकि जो इब्राहिम लोदी की सेना में कई सैनिक थे वो पलड़ा बदल के बाबर की तरफ चले जाते हैं, मतलब बाबर की सेना में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो इब्राहिम लोदी के साहूकार थे, इब्राहिम लोदी के मनसबदार थे, वो भी अपना पलड़ा, वो युद्ध का परिणाम बदलते देख
बाबर की तरफ चले जाते हैं। और ये भारतीय इतिहास में बहुतया देखा गया कि जब युद्ध हो रहा था तो युद्ध बीच में ही जो साहूकार होते थे वो अपने फायदे नफ़े नुकसान का कैलकुलेशन करके पलड़ा बदल देते थे, और उस वजह से जो भारतीय राजा होता था वो हमेशा हार जाता था। यहाँ पे भी बशर्ते दोनों बाहरी बाहरी ही थे, मैं जैसे इब्राहिम लोदी थे वो भी बाहर से ही आए हुए थे और बाबर भी, लेकिन इब्राहिम लोदी का जो वंश था वो बहुत समय से भारत में राज कर रहा था, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। वो जो उनके साथ के लोग थे वो उनका साथ छोड़ के बाबर के पक्ष में चले जाते हैं। उसके बाद बाबर भारत पे मुग़ल सल्तनत की स्थापना करता है, और उसके बाद बाबर ने भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें अपनाई जिन जो आज भी विवादास्पद हैं। बाबर ने भारत में जजिया कर लगाया, बाबर ने हिंदुओं पे बहुत सारे अत्याचार किए, काफ़ी सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा। बाबरी मस्जिद जो 1992 में ढही, कहा जाता है कि वो भी किसी मंदिर के ऊपर बनाई गई थी। तो इस तरह से बाबर ने, क्योंकि बाबर भारत में पहली बार आया था और वो यहाँ के रीति रिवाज से वाकिफ नहीं था, तो उसने यहाँ अपनी ज़बरदस्ती वाली नीति अपनाई और उसने लोगों पे काफ़ी जुर्म भी किए। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।